वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस रेट के साथ यानी किस स्पीड के साथ या किस रेट के साथ जो है वो प्रोसेस होता है या प्रोसेस अंजाम दिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिनके कम या ज़्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की रेट पर भी फ़र्क आता है। यानी जो स्पीड है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, उस पर भी उनके अमाउंट की वजह से फ़र्क आता है। अगर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो कभी कभार फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाता है। इन सम केसेस अगर वो फैक्टर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं यानी उन फैक्टर्स की अमाउंट कम हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। कभी कभार उनके बढ़ने की वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है और किस तरह से वो फोटोसिंथेसिस को असरअंदाज करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है लाइट। लाइट यानी यहाँ पे बात हो रही है सनलाइट की। सनलाइट हमने पहले भी बात करी थी कि सनलाइट इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट, अगर हम बात कर रहे हैं कि आज सनी डे या आज का जो वेदर है वो सनी है, तो आज के दिन फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। इफ़ सनलाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर फोटोसिंथेसिस का रेट, अगर सनलाइट इंक्रीज़ हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज़ होगा। क्लाउडी वेदर के अंदर क्या होता है, क्लाउडी डे के अंदर क्या होता है कि सनलाइट कम होती है सनी डे के मुकाबले, तो फोटोसिंथेसिस का रेट उस दिन कम होता है। फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इफ़ सनलाइट डिक्रीजेस। तो इसका छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं कि अगर जो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं करता हूँ तो ये मेरी सनलाइट हो गई और ये क्या हो गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर सनलाइट बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। इसका ग्राफ सीधा ऊपर चला जाएगा, टर्न नहीं होगा, बस ऊपर जाता जाएगा। जिस स्पीड से सनलाइट इन्हांस हो रही है इसी स्पीड से फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होगा। तो अब नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं कि अगला फैक्टर कौन सा है। तो अगला फैक्टर हमारे पास मौजूद है वाटर। वाटर की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो वाटर की अमाउंट बढ़ाने तक तो ठीक है। अगर इसको कुछ ऐसा देखते हैं, चलो इसको भी ग्राफ के अंदर सूरत में देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट। तो वाटर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं या वाटर की अमाउंट बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन एक हद तक। ऐसा नहीं है कि हम वाटर की अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे सनलाइट है ना, जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर का केस ऐसा है कि एक हद तक वो वाटर की अमाउंट इन्हांस में जो है ना वो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा सकती है, लेकिन अगर वो उस अमाउंट से या उस ऑप्टिमम अमाउंट से बढ़ जाता है वो वाटर, तो क्या फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब वो फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। कुछ इस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि रेट ऑफ वाटर मैंने बढ़ा दिया है, यहाँ पे मैं वाटर लिख देता हूँ, सनलाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ मैं लिखूँगा वाटर। तो ये रेट ऑफ वाटर अगर मैं अमाउंट ऑफ वाटर में बढ़ा रहा हूँ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ वाटर का असर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे नहीं होगा, ये अपनी स्पीड से चलता रहेगा और एक्सेस वाटर फिर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए प्लांट की बॉडी से बाहर चले जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहाँ लिख देते हैं।
नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो आता है वो आता है, तो क्या लाइट और टेम्परेचर एक ही चीज़ है? नहीं, लाइट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। लाइट एनर्जी डिफरेंट है, हीट एनर्जी डिफरेंट है, तो इनको मिक्स मत कीजिएगा कि लाइट एंड टेम्परेचर आर सेम। लाइट, सनलाइट के अंदर मैं लाइट एनर्जी की बात कर रहा हूँ और टेम्परेचर के अंदर मैं हीट एनर्जी की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर यही होता है कि हीट एनर्जी कितनी है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें बता रहा होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब राइज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर राइज हो जाए, जैसे 30 डिग्री टू 40 डिग्रीज जो है ना वो प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो प्लांट के जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट विच हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किस में हेल्प करता है? रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए एंजाइम्स। तो प्लांट के जो एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को तेज़ कर रहे होते हैं, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो इसी वजह से एक हद तक पहुंचने के बाद, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी अब अगर हमने टेम्परेचर राइज करा तो प्लांट का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ग्राफ के ज़रिए थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से जो है वो ये बनेगा। ये वही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है, अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन एक हद के बाद जाके ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये इंक्रीज़ हो रहा था, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एक हद के बाद जाके ये जो इसका है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये इसका लिमिट है टेम्परेचर की। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर राइज होता है तो ये प्लांट के लिए नुकसानदेह है। ये प्लांट के एंजाइम्स को ख़त्म कर देगा। प्लांट, क्योंकि हीट एनर्जी एक हद तक जो है वो एनर्जी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा रही होती है, उसके बाद ये प्लांट के पार्ट्स को और दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो टेम्परेचर एक हद तक बर्दाश्त करेगा प्लांट, और उसके बाद अगर टेम्परेचर राइज होता है तो प्लांट के एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाएंगे और प्लांट ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से ड्राई डेजर्ट्स के अंदर प्लांट्स ज़्यादा उग नहीं पाते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो हॉट होता है और ड्राई होता है, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके बाद आता है एक चौथा फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये चौथा फैक्टर है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलती रहेगी उतनी ज़्यादा जो है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा। एक सिचुएशन की बात करते हैं, होता है क्या है कि कभी कभार प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। आपने शायद ये वर्ड सुना हो, ना सुना हो। अगर सुना है तो अच्छी बात है, मतलब पता है तब भी अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ग्रीन हाउस का मतलब ये है कि एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे प्लांट को हर चीज़ बेहतरीन तादाद में दी जाती है। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो वो बेहतरीन तादाद में मिलती है, टेम्परेचर की बात करूँ तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे प्लांट को ग्रो करने के लिए हर एक चीज़ बेहतरीन तादाद में दी जाती है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि अगर मैं ग्रीन हाउस को ड्रॉ करता हूँ, इस तरह का कुछ घर जो है ना वो दिखने में आता है। तो ये क्या करती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट हमारे पास आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है या सनलाइट इन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप कर लेती है किसको? सनलाइट को, ताकि सनलाइट बाहर ना जा सके। तो प्लांट, अगर मैं ये प्लांट भी यहाँ ड्रॉ कर ही लेता हूँ, सही है। तो कभी कभार क्या करा जाता है, ग्रीन हाउस में गैस को पंप किया जाता है ताकि
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाए और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इन्हांस हो जाए, जिसकी बदौलत प्लांट जो है वो ग्रो कर सके, प्लांट के अंदर एनर्जी फॉर्म हो सके। कब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पंप किया जाता है इस आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी। इसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट को जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है हम देते जाएं, हम एनवायरनमेंट में और पोल्यूशन क्रिएट करते जाएं। इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट से वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल कोई है नहीं, मतलब मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है ना वो नहीं हैंडल कर सकता, तो उसका कोई लेवल नहीं है। तो कहने का मकसद है कि जिस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाएगा। तो एक दफ़ा देख लेते दोबारा कि हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा है। क्विक रिव्यू लेते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज के सेशन में बात करी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। नंबर 1 लाइट यानी सनलाइट। सनलाइट पे हमने बात करी कि सनलाइट अगर इंक्रीज़ होगी, सनलाइट अगर इंक्रीज़ होगी तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर की हमने बात करी, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट डिक्रीजिंग। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने थर्ड पढ़ा वाटर। वाटर का भी हमने पढ़ा कि वाटर की भी एक लिमिट है, एक ऑप्टिमम अमाउंट है। अगर उससे ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमम अमाउंट से हम ऊपर जाते हैं तो उसका जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, लीनियर हो जाता है, वो ना बढ़ता है ना कम होता है। इसी तरह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल ली, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि ये बढ़ता चला जाता है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली। हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली ग्रीन हाउस की, जहाँ पे आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है टू ग्रो प्लांट्स, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर पंप की जाती है ताकि ये टेम्परेचर राइज़ कर सके और फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ सके। तो आज के सेशन के अख्ताम की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो नए थे वो समझ आए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।